ताशी एक सपेरे की बेटी थी। उनका जीवन सांप का खेल दिखाकर गुजर गया। वो चाहते थे कि ताशी की शादी एक संपन्न परिवार में हो, लेकिन जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। गरीब को गरीबी ही मिलती है। ताशी की शादी संजीत से हो गई। संजीत एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था। उसके सिर पर माँ बाप और भाई बहन की जिम्मेदारी थी। शादी तो हो गई, मगर उसे डर था कि उसकी पत्नी उसके साथ एक कमरे के घर में कैसे गुजारा करेगी। इसलिए नई नवेली दुल्हन के घर में आने के बाद भी वह बाहर ही बैठा हुआ था। ताशी अपने पति की सूरत देखने के लिए बेताब थी। अभी तो वह अपने लंबे घूंघट में उसकी झलक भी सही से नहीं देख पाई थी। ताशी की सास हरचंदी बोली, अरे बहू, गर्मी तो जैसे जान ही लेकर छोड़ेगी। अब ये घूंघट ऊपर उठा लो, घर में अभी कोई नहीं है। ताशी ने घूंघट उठाया तो देखा कि पूरे कमरे में खिचपिच हुई पड़ी है। कहीं चूल्हा, कहीं खाट। वैसे तो ताशी के दहेज में कुछ ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन एक दो सामान जो भी मिले थे वो भी यूं ही उल्टे सीधे पड़े थे। अरे, ऐसे माथा से कोड़कर क्या देख रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही देख रही थी। शादी का घर है ना, इसलिए सब उल्टा सीधा फैला पड़ा है। अब तुम आ गई हो तो सब समेट लेना। ये संजीत भी पता नहीं कहाँ रह गया। आज तो उसकी सुहाग रात है, उसे बहू के साथ रहना चाहिए था। अरे, आ गया बेटा, चल बहू के पास बैठ, मैं जरा अभी आती हूँ। ताशी मन में सपने सजाए बैठी थी कि उसका कमरा छोटा ही सही मगर फूलों से सजा होगा, जहां से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। वह ख्यालों में खोई हुई थी कि संजीत ने उसे टोक दिया और बोला, ताशी, ये देखकर बुरा तो नहीं लग रहा कि हमारा घर बहुत छोटा है? कोई बात नहीं जी, सब गुजारा हो जाएगा। नहाकर कपड़े बदल लो, बहुत गर्मी हो रही है। जाती हूँ, लेकिन बाथरूम कहाँ है? हमारे घर में बाथरूम नहीं है ताशी। जब किसी को नहाना होता है तो सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। तुम उधर बैठकर नहा लो, मैं बाहर से बाल्टी भर कर लाता हूँ। ताशी तो इतने में भी खुश थी, क्योंकि वह खुद गरीब घर से आई थी। रात में हरचंदी ने कमरे में ही खाना पकाया, जिसकी वजह से कमरे में और भी ज्यादा गर्मी हो गई। गर्मी के मारे ताशी की हालत खराब थी। वह धीरे से बोली, सुनो जी, यहाँ तो गर्मी के मारे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। चलो अपने कमरे में चलते हैं। अपना कमरा? ताशी, यही तो है अपना कमरा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगेगा, मगर सच तो यही है कि हमारे पास एक ही कमरा है और हम सभी एक ही कमरे में रहते हैं और तुम्हें भी इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर तो ताशी हैरान रह गई। वह संजीत को देखते हुए बोली, इसका मतलब हम भी? हाँ, हम भी। अरे, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? संजीत, बीच में पर्दा लगा लो और सो जाओ। हम ऐसे कैसे? पर्दा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी के मारे तो यहाँ सांस भी नहीं लिया जा रहा और यहाँ सोना मेरे वश की बात नहीं है। ताशी, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, फिर हम कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ दिन पहले ही बहन की शादी के कर्जे से मुक्त हुआ हूँ और अब हमारी शादी में भी खर्च हुआ है। जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा, मैं अपने लिए अलग कमरा बना लूंगा। ताशी के पास हालात से समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रात करवटों में बदल गई। आंखों के सपने पानी बनकर बह गए। अब ताशी को भविष्य की चिंता सताने लगी। आज तो गुजर जाएगा, लेकिन कल? कुछ दिनों बाद, अरे बहू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं? जरा घूंघट निकाल लो। माँ जी, पिताजी से कह दो कि गर्मी बहुत है, घूंघट में खाना नहीं बना पाऊंगी, इसलिए बाहर ही बैठ जाएं। बाहर लू चल रही है बहू, बूढ़े आदमी को लू लग गई तो? नहीं नहीं, तुम पीठ फेर कर खाना बना लो। गर्मी तो मुझे भी लग रही है माँ जी। हाय, पल्लू तो मुझे फिर भी लेना ही पड़ेगा। मगर वह तो बहू थी। बहू की मर्यादाएं कैसे तोड़ सकती थी? गर्मी हो या सर्दी,
खाना तो बनाना ही पड़ता है। पति पत्नी की दूरियां ताशी और संजीत को चिड़चिड़ा करने लगी, क्योंकि एक दूसरे के करीब आने के लिए उन्हें एक पर्दे की दीवार का सहारा लेना पड़ता था। 2 साल बीत गए। ताशी ने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी तो गुजर गई, लेकिन उसकी फूल सी बेटी गर्मी में जोर जोर से रोए जा रही थी। सुनिए जी, गुड़िया गर्मी के मारे रो रही है। गर्मी बहुत है तो रोएगी ही। तुम इसे पंखे के सामने लेटकर बैठ जाओ, थोड़ी राहत मिलेगी तो चुप हो जाएगी। पंखा चलेगा तो चूल्हा बुझ जाएगा। चूल्हे पर गुड़िया का दूध रखा है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम लोग यूं ही गर्मी में एक कमरे में झुलसते रहेंगे? दूसरा कमरा क्यों नहीं बना लेते? हमारी तो बीत रही है, मगर गुड़िया की तकलीफ नहीं देखी जाती मुझसे। देखो तो कितनी घमौरियां हो गई हैं इसे। क्या करूं, मर जाऊं? 1 रुपया भी नहीं बचा पाता। आदमी हूं, बैल नहीं हूं। सारी जिम्मेदारियां मेरी सिर रखी हैं। प्रिया को बेटा हुआ, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना है। माँ ने कहा कि मामा की तरफ से भी शगुन, कपड़े और सामान जाना जरूरी है। संजीत की बात सुनकर ताशी को गुस्सा आ गया। आखिर वह कितना बर्दाश्त करती। उसका गुस्सा फूट पड़ा। तो मरो आप ही गर्मी में। मैं अपनी गुड़िया को इस तरह गर्मी में नहीं तड़पने दूंगी। लगता है अब मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अपने माँ बाप और भाई बहन की जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं। ताशी का गुस्सा जायज था, इसलिए संजीत चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन ताशी गुड़िया को अपनी सास को सौंपकर काम ढूंढने निकल गई। ताशी ने रास्ते में देखा कि एक बड़ी सी कोठी के सामने बहुत भीड़ लगी है। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने सोचा कि क्यों ना वो भी जाकर देखे कि आखिर माजरा क्या है। ताशी भीड़ में जाकर अनजाने में वहां के मालिक से ही पूछ बैठी। यहाँ क्या हुआ है? मालिक ने कहा, हमारी कोठी के अंदर सांप घुस आया है। मेरी बीवी और 2 बच्चे घर के अंदर ही हैं। सांप बीच में बैठा हुआ है। ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही मेरे बच्चे बाहर आ सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई उस सांप को बाहर निकाल दे तो उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ताशी को तो जैसे अलादीन का चिराग मिल गया। सपेरे की बेटी थी तो सांपों को पकड़ने और उनके जहर निकालने के सारे दांव पेच जानती थी। उसे लगा कि इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा। वह अंदर गई तो देखा कि सांप दरवाजे में घुसते ही कुंडली मारकर फन फैलाए हुए बैठा है। वह धीरे से गई और अपना दुपट्टा उतार कर सांप को ढक दिया और फिर उन सांपों को पकड़कर बाहर ले आई। कुछ लोग की तो डर के मारे टांगे ही कांपने लगी। ताशी उस सांप को कुछ दूरी पर एक तालाब के पास छोड़ आई। ऐसा देखकर उस घर का मालिक बहुत खुश हुआ और बोला, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है बहन। मैं वादे के मुताबिक तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं। सास, ससुर, ननद, देवर, हम और हमारी 2 महीने की बच्ची एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं। आप बस हमारे लिए एक कमरा बनवा दीजिए, चाहे साधारण सा हो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मालिक बहुत जोर से हंसा और बोला, मुझे तो लगा कि तुम लाखों की रकम मांगोगी। खैर कोई नहीं, मेरी इस कोठी के पीछे 2 कमरे बेकार खाली पड़े हैं। तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रह लो। मैं कूलर भी लगवा देता हूँ। बस अब तो खुश? मालिक, आपने तो हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं अभी अपने पति से जाकर बताती हूँ कि अब गर्मी और गरीब का एक कमरा नहीं रहेगा। उसके बाद ताशी और संजीत वहां आकर रहने लगे। अब उन्हें गर्मी का कोई डर नहीं था। अंजू को जुड़वा बेटी हुई, जिनका नाम अवनी और सानवी रखा गया। उन बच्चियों की मां अंजू उन्हें हमेशा एक जैसे कपड़े पहनाती, एक ही जैसी चोटी बनाती। देखने वाले पहचान ही नहीं पाते थे। समय के साथ साथ वो दोनों बड़ी होती गईं। उनमें अवनी बहुत ही समझदार थी, लेकिन सानवी कामचोर। घर के कामकाज से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उसकी अवनी से कभी नहीं बनती थी। माँ देखो, आज सानवी फिर मेरी ड्रेस पहनकर बैठ गई। अब मैं कॉलेज क्या पहनकर जाऊंगी? क्यों सानवी, तेरी ड्रेस कहाँ है? माँ, वो मेरी ड्रेस गंदी थी, इसीलिए मैंने इसकी ड्रेस पहन ली। तो ड्रेस धोई क्यों नहीं? अरे कुछ घर का काम सीख। ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं ससुराल जाने के लिए।
विवेक और प्रतीक जैसे ही दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तुरंत ही शादी की आफत मचा देंगे। अरे क्यों मेरी बेटियों को शादी के नाम से डराती रहती हो? अभी शादी को 2 महीने हैं, तब तक तो इन्हें खेलने खाने दो। संजोग की बात है कि दोनों बेटियों का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ। वो दोनों राजबीर के दोस्त के बेटे थे। बहुत पहले ही उनके पिताजी ने अवनी और सानवी का हाथ मांग लिया था। करीब 2 महीने बाद, माँ, मेरे शादी वाले लहंगे में कुछ खास बात नहीं लग रही। मैं तो अवनी का लहंगा ले रही हूँ। अवनी, तुम मेरा लहंगा पहन लेना। सानवी, ये कोई मजाक है क्या? कल को तू कहे कि मुझे तो प्रतीक में कुछ खास नहीं लग रहा, मुझे तो विवेक से शादी करनी है। वो लहंगा उसको विवेक ने दिलाया है और तू तो अपनी पसंद का लाई थी ना। माँ, आप तो हमेशा उसी को फेवर करती हो। अब चुप बैठ जा, वरना अब थप्पड़ लग जाएगा तुझे। अंजू सानवी की हरकतों से बहुत परेशान थी। उसे डर था कि कहीं ससुराल में भी वह अवनी के साथ कुछ अन्याय न करे। अवनी सानवी से कभी झगड़ा नहीं करती थी। वह हमेशा उसकी हरकतों को देखकर चुप लगा जाती थी। और फिर वह समय आ ही गया जब दोनों बहनें ससुराल चली गईं। ससुराल पहुंचने के बाद सानवी मस्ती करने के लिए विवेक के पास जा बैठी और प्रतीक अवनी को सानवी समझकर उसके पास खड़ा हो गया। उनकी सास चमेली उन सबकी आरती करने लगी। विवेक ने धीरे से सानवी की कमर में हाथ डाला तो वह तुरंत उछलकर प्रतीक के पास आकर खड़ी हो गई। अरे बहू, ये कैसे मेंढक की तरह फुदक कर तुम प्रतीक के पास आ गई? माँ जी, वो तो ऐसे ही मजाक में जीजा जी के साथ खड़ी हो गई थी कि वो मुझे पहचान पाएंगे या नहीं, लेकिन वो तो सचमुच ही नहीं पहचान पाए। पहचानेगा भी कैसे? तुम दोनों जुड़वा जो ठहरी। और ध्यान रखना बहू, इस तरह का मजाक महंगा भी पड़ सकता है। मौका मिलते ही अवनी ने सानवी की खिंचाई करते हुए कहा, सानवी, ये हमारी ससुराल है, मायका नहीं है, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हें डांट पड़े। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। मैं तुम्हारी तरह आज्ञाकारिणी बहू बनकर जीवन नहीं गुजार सकती। हाँ। अगले दिन चमेली ने कहा, बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, इसलिए एक बहू थोड़ा हलवा बना लो और एक बहू थोड़ी सी खीर। सानवी ने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ससुराल में जाकर रसोई भी संभालनी पड़ेगी। वह तो लंबी लंबी सांस खींचने लगी। जानती हूँ, माँ जी की बात सुनते ही तुम्हारी सांस अटक गई होगी। खैर, तुम ये चावल साफ करो, मैं तब तक हलवा बनाती हूँ। ऐसा तो सानवी कभी नहीं होने देना चाहेगी कि सारा श्रेय अवनी को चला जाए। अवनी ने हलवा और खीर दोनों बना लिए और सानवी से परोसने के लिए कहा। सानवी माथे का पसीना पोंछती हुई बाहर खाना लेकर गई। लगता है बहू, तुम तो काम करते करते थक गईं। वो दरअसल अवनी रसोई के काम में कुछ कमजोर है, इसीलिए सब मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगी। अगले दिन अवनी बोली, सानवी, माँ जी ने भरवा परवल बनाने को कहा है, तुम जरा मसाला बनाने में मदद करो, बाकी मैं सब खुद कर लूंगी। सानवी ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, फिर वहीं खड़ी होकर फोन में गेम खेलने लगी। सब्जी तैयार हो चुकी थी। अवनी ने रोटियां भी सेक दी। सानवी ने देखा कि चमेली आ रही है तो वह एकदम से चक्कर खाकर गिरने का नाटक करने लगी। अरे अरे बहू अवनी, क्या हुआ? तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? अवनी ने देखा कि उसकी सास सानवी को अवनी कह रही है। सही कहती हो तुम सानवी बहू, ये अवनी तो बहुत ही नाजुक है। जरा सी देर रसोई में खड़ी नहीं कि चक्कर खाकर गिर पड़ी। हाँ। अवनी, जो घंटों से रसोई में लगी हुई थी, वह ये सब सुनकर समझ गई कि ये सब माजी से सानवी ने ही कहा होगा। उस समय तो वह चुप रह गई, लेकिन उसके बाद अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। अवनी रसोई में लगी रहती और सानवी फोन के गेम में। जुड़वा होने के कारण चमेली भी सच और झूठ में अंतर नहीं ढूंढ पाई और सर्वसंपन्न बहू का खिताब सानवी को मिलने लगा। अवनी समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहू हो तो सानवी जैसी,
एक अवनी है, रसोई के नाम से ही उसकी माँ मरने लगती है। सानवी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। माँ जी, पूरे दिन थक जाती हूँ, मजे तो अवनी के हैं, जब देखो तब टीवी या फोन में लगी रहती है। अब तो अवनी के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में बोली, अगर ऐसा है तो अब 2 रसोई होंगी। आज से मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, किसी और के लिए नहीं। सानवी, अब तुम अपना देख लो। अगर तुम इस रसोई में खाना बनाओगी तो मैं ये रसोई छोड़ दूंगी। माँ जी, रसोई का सामान बांट दीजिए आप। अवनी का पहली बार ऐसा रूप देखकर सानवी डर गई और चमेली ने भी चुपचाप उनकी रसोई बांट दी। सानवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उसे तो अच्छे से 4 कप चाय बनानी भी नहीं आती थी, तो खाना क्या वो खाक बनाएगी। सास ससुर भी सावनी के हिस्से में आ गए। अब बेचारी वह करे तो क्या करे। अगले दिन अवनी ने अपने और विवेक के लिए कढ़ाई पनीर और तवा नान बनाई, जिसकी खुशबू सबके मुंह में पानी ला रही थी। अरे सानवी बहू, इस रसोई में तो उसे चक्कर आते थे, अब देखो कितने खुशबूदार भोजन बना रही है। तुम भी कुछ ऐसा तड़कता फड़कता सा बना लो कि उसकी खुशबू फीकी पड़ जाए। हाँ, सानवी मन ही मन सोचने लगी, बना क्या लूं? कद्दू? मैंने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अब क्या करूं मैं? अरे बहू, सोचा कि क्या बनाओगी? मैं क्या बनाऊं माँ जी? चलो, तुम ऐसा करो कि छोले भटूरे बना लो, साथ में सूखे आलू भी, और साथ में बूंदी का रायता जीरे के छौंक के साथ। हाँ। सानवी ने छोले में नमक मिर्च इतने डाल दिए कि देखकर ही रूह कांप जाए। भटूरे के लिए मैदे का घोल बना डाला, सूखे आलू बिना तेल जला दिए और रायता गैस पर रखकर पका डाला। ऐसी थी सानवी की रसोई। जब ये सब चमेली ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। सानवी जोर जोर से रोने लगी। चमेली ने गुस्से से पूछा, अब रोती क्यों हो? सत्यानाश तो तुमने कर ही डाला। माँ जी, मैंने आपसे हमेशा झूठ बोला। आज तक जो भी खाना बना था वो अवनी ने बनाया था। मैंने तो कभी चाय तक भी नहीं बनाई। आप लोगों से तारीफें पाने के लिए मैंने हमेशा अवनी को नीचा दिखाया है। मैं आपकी बहू कहलाने के लायक नहीं हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर चमेली को बड़ा धक्का लगा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अवनी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी बंधी थी, जो अब खुद सानवी बहू ने खोल दी। अपनी माँ को माफ कर दो बहू। अवनी, मुझे भी माफ कर दो, या फिर से एक रसोई कर लो। मैं तुम्हारे बिना रसोई नहीं संभाल पाऊंगी। मैं अब सब सीख लूंगी और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। हाँ, सारा काम मैं करूंगी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए रसोई बांटना जरूरी थी। अब जब तुम्हें अकल आ गई है तो अब हमारी रसोई हमेशा एक रहेगी। ये सुनकर सानवी उसके गले लग गई और फिर जुड़वा बहनों की रसोई फिर से एक हो गई।